ओके, अब स्टार्ट करें कार्डियोवास्कुलर फिजियोलॉजी। पहला टॉपिक है कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। कार्डियक एक्शन पोटेंशियल में सबसे पहला है एसए नोड एक्शन पोटेंशियल। अब एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल, उसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन -40 टू -60 मिलीवोल्ट। के एसए नोड का एक्शन पोटेंशियल, उसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन -40 टू -60 मिलीवोल्ट। और ये डोमिनेंट पेसमेकर होता है ऑफ द हार्ट। और ये प्रॉपर्टी ऑफ जनरेशन ऑफ हार्ट रेट इट इज नोन एज क्रोनोट्रॉफी फेनोमेना। क्रोनोट्रॉफी फेनोमेना जो किसके पास है? एसए नोड के पास। अब सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है तो इट इज पॉजिटिवली क्रोनोट्रॉपिक। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो हार्ट रेट डिक्रीज करता है सो इट इज नेगेटिवली क्रोनोट्रॉपिक। ओके, और इसका आरएमपी जो है वो ऑसिलेट करता है बिटवीन -60 टू -40 मिलीवोल्ट। अब वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, वेंट्रिकल के पास एबिलिटी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट द वेंट्रिकल्स ऑफ द हार्ट। ओके, कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है, तो ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं आयोनोट्रोफी, जो किसके पास होती है? वेंट्रिकल के पास। इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो स्टेबल होता है विच इज -90 मिलीवोल्ट। अब पहले एसए नोड एक्शन पोटेंशियल देखते हैं। अब इसमें आरएमपी वो फ्लक्चुएट करता है -60 टू -40, और इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम फेज 4 के फेज 4 विच इज़ अ प्री पोटेंशियल फेज। इसमें -60 से स्टार्ट होता है और फिर ये जाता है टिल -40। -60 से स्टार्ट हुआ गया टिल -40, और ये डीपोलराइजेशन हो रहा है। इट इज़ ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स थ्रू ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल। ट्रांजिएंट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होती है कैल्शियम चैनल्स, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है। फिर दूसरी चैनल है सोडियम फनी चैनल। ओके, सोडियम फनी चैनल, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पोटेशियम इफ्लक्स। तो इन ये सारी चीज़ों की वजह से होता है प्री पोटेंशियल फेज, जो थोड़ा सा डीपोलराइजेशन है वो होता है इन द प्री पोटेंशियल फेज। इन तीन चीज़ों की वजह से कैल्शियम इन्फ्लक्स थ्रू ट्रांजिएंट कैल्शियम चैनल, सोडियम इन्फ्लक्स थ्रू फनी चैनल्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स। ये -60 से -40 तक आ गया। अब ये -40 इट इज़ द थ्रेशोल्ड ऑफ एसए नोड। यहाँ से फिर स्टार्ट होता है फेज 0 विच इज़ डीपोलराइजेशन फेज, और ये डीपोलराइजेशन होता है ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स। क्योंकि बाकी सारे एक्शन पोटेंशियल में क्या होता है? सोडियम इन्फ्लक्स होता है, लेकिन एसए नोड में डीपोलराइजेशन वो होता है ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स, तो ये भी याद रखना है। और ये जो कैल्शियम इन्फ्लक्स है इट इज़ थ्रू एल टाइप लॉन्ग ड्यूरेशन कैल्शियम चैनल, मतलब ये ज़्यादा देर तक खुली रहती है। जो पहले फेज 0 में था, फेज 4 में था, वो ट्रांजिएंट टाइप, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ओपन होती है। फिर फेज 3 इज रिपोलराइजेशन फेज, इसमें पोटेशियम इफ्लक्स होता है। ओके, हर एक एक्शन पोटेंशियल उसमें पोटेशियम इफ्लक्स वही रिपोलराइजेशन कॉज करता है। तो फेज 3 ड्यू टू इज रिपोलराइजेशन फेज ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स। At the end of repolarization, there is decrease in the potassium efflux and pre-potential phase begins again. Okay, तो ये phase 4, phase 0 which is depolarization, ये फिर repolarization, जैसे जैसे repolarization end होगा वैसे पोटेशियम चैनल वो भी क्लोज हो जाएंगे, और बाद में फिर से ये phase 4 स्टार्ट होगा। तो ये था एसए नोड एक्शन पोटेंशियल। इसके बाद इफेक्ट ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, तो सिंपैथेटिक सिस्टम वो हार्ट रेट इंक्रीज करता है, तो ये स्लोप ऑफ प्री पोटेंशियल फेज उसको भी इंक्रीज करेगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो हार्ट रेट स्लो करता है, तो ये स्लोप ऑफ द प्री पोटेंशियल फेज उसको कम करेगा। तो ये ग्राफ के फॉर्म में दिखाया हुआ है। अब फनी करंट्स या फिर फनी सोडियम चैनल, उसके बारे में देखते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपर पोलराइजेशन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल। हाइपर पोलराइजेशन साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड चैनल्स, दे आर स्पेशल टाइप ऑफ सोडियम चैनल्स जो दो जगह पे प्रेजेंट होती है। एक तो एसए नोड पे और दूसरी आई में प्रेजेंट होती है फॉर विजन। तो दो जगह पे प्रेजेंट होती है, एक तो एसए नोड पे और दूसरी आई में। तो कोई भी पेशेंट होगा विद अरिथमिया जिसमें इरेगुलर साइनस रिदम होगी, उसमें हम सोडियम चैनल ब्लॉकर देंगे। ये जो IF चैनल है फनी चैनल, उसका ब्लॉकर देंगे, मतलब फनी चैनल ब्लॉकर, विच इज़ एग्जाम्पल है उसका आइवाब्रेडिन। आइवाब्रेडिन इट इज़ अ फनी सोडियम चैनल ब्लॉकर, आइवाब्रेडिन। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि ये आई में भी प्रेजेंट होती है तो विजन को ये कम करेगा। कि एरिथमिया के विजन में हम फनी सोडियम चैनल ब्लॉकर देंगे आइवाब्रेडिन। इसका साइड इफेक्ट है इट अफेक्ट्स द या डिक्रीज द विजन। अब वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वो स्टेबल रहता है, जो पहले हमने देखा था। फिर ये स्टार्ट कहाँ से होता है? फेज 0 से स्टार्ट होता है। ये है अर्ली डीपोलराइजेशन ड्यू टू सोडियम इन्फ्लक्स। फिर ये है अर्ली रिपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम इफ्लक्स। फिर पोटेशियम इफ्लक्स कंटिन्यू रहेगा, लेकिन फेज 2 में क्या होगा? सोडियम चैनल वो भी ओपन हो जाएगी, तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा। तो कैल्शियम इन्फ्लक्स ये बैलेंस कर देगा पोटेशियम इफ्लक्स को, तो इसलिए ये फेज 2 उसको बोलता है प्लेटू फेज। यहाँ पे दोनों बैलेंस हो जाएंगे, पोटेशियम इफ्लक्स एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स। जब ये प्लेटू फेज एंड होगा तब कैल्शियम चैनल वो क्लोज हो जाएंगी और पोटेशियम इन्फ्लक्स वो फिर से कंटिन्यू रहेगा। तो ये फेज 3 विच इज लेट रिपोलराइजेशन फेज ड्यू टू कंटिन्यूड पोटेशियम इन्फ्लक्स। फिर लास्ट में फेज 4 विच इज मेंटेनेंस ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट इज डन बाय सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, जिसमें जो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ था वो बाहर पंप हो जाएगा और पोटेशियम वापस अंदर आ जाएगा थ्रू दिस सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। तो ये वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। अब कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट देखते हैं। उसमें एक तो आता है एसए नोड, के एसए नोड से बेस ऑफ वेंट्रिकल तक एक्शन पोटेंशियल पहुंचने में ओनली 0.22 सेकंड लगते हैं, तो ये भी याद रखना है। एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इट इज नोन एज ड्रोमोट्रोफी। तो हमने 3 प्रॉपर्टी देखी, एक तो हार्ट रेट जनरेशन हार्ट रेट जनरेशन क्रोनोट्रोफी, फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी वो होती है आयोनोट्रोफी, एंड द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स वो है ड्रोमोट्रोफी। कंपोनेंट्स एक तो एसए नोड, AV नोड,
हिस बंडल ऑफ हिस एंड परकिंजे फाइबर्स। अब एस नोड जो है इट इज़ अ डोमिनेंट पेस मेकर, इट हैज़ गॉट हाईएस्ट रेट ऑफ इम्पल्स जनरेशन कैपेसिटी। ओके, सबसे ज़्यादा इम्पल्स जनरेट कौन करता है? एस नोड। ये नॉर्मली 100 इम्पल्स पर मिनट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो ये एस नोड को इनहिबिट करता है, तो इसलिए 100 से ये आ जाती है 72 में। अब अगर हम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उसको इनहिबिट कर देंगे बाय एनी ड्रग लाइक एट्रोफिन विच इज़ एंटीकोलिनर्जिक, तो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, तो एस नोड जो है वो उसकी हार्ट रेट क्या करेगा? वो इंक्रीज कर देगा। तो एट्रोफिन जब हम देते हैं तो इट इंक्रीजेस हार्ट रेट। तो ये एस नोड के बारे में। अब ए बी नोड इट हैज़ स्लोएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी ड्यू टू बिकॉज इट हैज़ लोएस्ट गैप जंक्शन। ओके, इसमें गैप जंक्शन सबसे कम होता है, इसलिए इट हैज़ स्लोएस्ट कंडक्शन वेलोसिटी एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गेट कीपर ऑफ द हार्ट। फिर है परकिंजे फाइबर्स दे आर द हाईएस्ट इम्पल्स कंडक्शन वेलोसिटी। ओके, हाईएस्ट इम्पल्स कंडक्शन वेलोसिटी होती है परकिंजे फाइबर्स एंड जो ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द बंडल ऑफ हिस। ये परकिंजे फाइबर दे इनर्वेट ऑल द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स। ये वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स को इनर्वेट करता है ये परकिंजे फाइबर्स। कंडक्शन जो नर्व इम्पल्स होती है उसको कंडक्ट करते हैं थ्रू ऑल द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल्स, और इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ गैप जंक्शन होता है, इसलिए इनमें हाईएस्ट इम्पल्स कंडक्शन वेलोसिटी होती है 4 मीटर पर सेकंड। लोएस्ट गैप जंक्शन एवी नोड, हाईएस्ट गैप जंक्शन परकिंजे फाइबर। अभी जो गैप जंक्शन होता है दे आर फॉर्म्ड बाय कोनेक्सिन दे आर स्पेशल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स विच फॉर्म दिस कार्डियक गैप जंक्शन, और ये दे आर फाउंड इन इंटरकलेटेड डिस्क। जो इंटरकलेटेड डिस्क होती है इन द मायोकार्डियल सेल, वहाँ पे फाउंड होते हैं गैप जंक्शंस। और इम्पल्स आर कंडक्टेड रैपिडली टू ऑल द सेल्स ऑफ द वेंट्रिकल ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस गैप जंक्शन, और इसी वजह से ही जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है एट द सेम टाइम। दिस फेनोमेना इज नोन एज सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर फंक्शनल सिंकाइटियम, कि एक ही टाइम पे सारे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसे कहते हैं सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन या फिर फंक्शनल सिंकाइटियम। तो ये था पूरा कार्डियक एक्शन पोटेंशियल के बारे में। उसके बाद दूसरा टॉपिक है हिमेटोपोइसिस एंड ब्लड ग्रुप। तो पहले हिमेटोपोइसिस। अब लोकेशन ऑफ हिमेटोपोइसिस ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ अलग अलग होती है। तो इंट्रायूट्राइन लाइफ टिल 3 मंथ्स वो होती है यॉर्क सैक, तो यॉर्क सैक में हिमेटोपोइसिस होता है। इंट्रायूट्राइन लाइफ टिल 6 मंथ, 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक लिवर एंड स्प्लीन में होता है। फिर आफ्टर 6 मंथ वो शिफ्ट हो जाते हैं टू द रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स टिल 20 ईयर्स ऑफ एज, और आफ्टर 20 ईयर्स के बाद कंप्लीटली शिफ्टेड टू द फ्लैट बोन्स, रेड बोन मैरो ऑफ फ्लैट बोन्स। तो इनिशियली इंट्रायूट्राइन लाइफ में 3 मंथ्स तक यॉर्क सैक, फिर लिवर एंड स्प्लीन तक फॉर 6 मंथ्स इन इंट्रायूट्राइन लाइफ, देन रेड बोन मैरो ऑफ द लॉन्ग एंड फ्लैट बोन्स, लास्ट में रेड बोन मैरो ऑफ फ्लैट बोन्स। अब एरिथ्रोपोइसिस मतलब आरबीसी प्रोडक्शन। तो स्टार्ट होता है प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ओके, ये स्टेम सेल्स है जो बहुत सारे डिफरेंट सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो प्लूरीपोटेंट मतलब ये अलग अलग टाइप के सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये कन्वर्ट होता है इनटू ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट फॉर एरिथ्रोसाइट। ओके, BFUE ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। उसके बाद फिर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जहाँ पे हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट होती है, ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। फिर बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। क्रोमेटिक मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो अपीयर होना स्टार्ट होता है इन पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट। फिर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, इसमें कंप्लीट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट इसमें कंप्लीट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। फिर रेटिकुलोसाइट विच इज़ इमेच्योर आरबीसी, और लास्ट में एरिथ्रोसाइट विच इज़ मैच्योर आरबीसी। तो ये सीक्वेंस होती है ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट या मैच्योर आरबीसी। प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल BFUE, देन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के ब्लास्ट आता है पहले, ब्लास्ट मतलब लार्ज साइज, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमेटिक एंड रेडिकुलोसाइट, लास्ट में एरिथ्रोसाइट। कि प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द आरबीसीज। फिर उसके बाद ये BFE बर्स्ट फॉर्मिंग, और लास्ट में कोलोनो फॉर्मिंग, और उसके बाद ये सारे सीक्वेंस होते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ एरिथ्रोपोइसिस इट इज डन बाय एरिथ्रोपोइटिन। ओके, एरिथ्रोपोइटिन वो रेगुलेट करता है ये एरिथ्रोपोइसिस को। एरिथ्रोपोइटिन मोस्टली इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द किडनी, तो मेजोरिटी एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेट होता है फ्रॉम द किडनी। फिर स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द लिवर एंड ब्रेन। एंड मेजर स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन इज हाइपोक्सिया, कि हाइपोक्सिया जब होगा बॉडी में तो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा सिक्रेट होगा, एरिथ्रोपोइटिन फिर आरबीसी प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर देगा। तो ये मेजर स्टिमुलस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन इज हाइपोक्सिया। और ये एरिथ्रोपोइटिन वो एक्ट करता है ऑन द JAK2 रिसेप्टर, ओके, जेनस काइनेस 2 रिसेप्टर या JAK2 रिसेप्टर, और वो पाथवे का नाम है JAK2 स्टैट पाथवे। तो ये याद रखना है, JAK2 रिसेप्टर एंड JAK2 स्टैट पाथवे। अगर ये JAK2 रिसेप्टर वहाँ पे अगर म्यूटेशन हुआ तो फिर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुआ तो आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, उसे कहता है पॉलीसाइथेमिया वेरा। ये तब होगा जब ये एरिथ्रोपोइटिन जो रिसेप्टर है इसमें म्यूटेशन होगा। अब नॉर्मली एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा क्यों नहीं होता, तो जब भी जब भी PO2 नॉर्मल होता है या नॉर्मोक्सिया कंडीशन होती है, तब एक हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर होता है, वो कंबाइन हो जाता है VHL कॉम्प्लेक्स। कि VHL कॉम्प्लेक्स कंबाइन मतलब
अटैच हो जाता है टू HIF और ये फिर अंडरगोस डिग्रेडेशन। और जब हाइपोक्सिया होता है तब ये HIF और VHL कॉम्प्लेक्स ये सेपरेट हो जाता है और फिर HIF ये फिर एरिथ्रोपोइटिन उसको स्टिमुलेट करता है कि इंडिविजुअल HIF इट इंक्रीजेस एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन। अब देयर आर सर्टेन ड्रग फॉर्म्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिन जो हम यूज़ कर सकते हैं इन एनीमिक पेशेंट या फिर क्रॉनिक डिसीज या फिर पेशेंट अंडरगोइंग डायलिसिस। तो एग्जांपल है इपोइटिन अल्फा एंड डार्बेपोइटिन अल्फा। इपोइटिन अल्फा एंड डार्बेपोइटिन अल्फा दे आर ड्रग फॉर्म्स ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। अब इंक्रीज इन RBC इट इज कॉज्ड बाय एरिथ्रोपोइटिन, ग्रोथ हार्मोन, T3, कॉर्टिसोल एंड टेस्टोस्टेरोन। ये सारे फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं RBC प्रोडक्शन। अब RBC के बाद देखते हैं WBC। तो फॉर्मेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल इट इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। WBC वो दो टाइप के हो सकते हैं मेजरली, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट इसलिए क्योंकि ये सेल्स में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है इसलिए इन्हें कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। फिर है ए ग्रेन्युलोसाइट, इसमें कोई भी ग्रेन्यूल प्रेजेंट नहीं होता। ग्रेन्युलोसाइट में आता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ए ग्रेन्युलोसाइट में लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट है दे हैव सेपरेट या डिफरेंट लीनिएज कंपेयर टू अदर वाइट ब्लड सेल। तो ये सारे वाइट ब्लड सेल उनका जो प्रोजेनाइटर था वो कौन था? कोलोनोफॉर्मिक यूनिट। जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल था वो ही इनका प्रोजेनाइटर था। और यहाँ पे दिया हुआ डिफरेंट लीनिएज। तो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये तो सेम रहेगा। अब लिम्फोसाइट के लिए अलग प्रोजेनाइटर है विच इज़ लिम्फोइड स्टेम सेल। ओके, लिम्फोसाइट के लिए अलग है लिम्फोइड स्टेम सेल। बाकी सारे यूसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट उन सब के लिए अलग है विच इज़ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM। G है ग्रेन्युलोसाइट एंड M है मोनोब्लास्ट। तो जितने भी ग्रेन्युलोसाइट थे तीन ग्रेन्युलोसाइट थे और एक मोनोब्लास्ट बचा, उन सब का जो प्रोजेनाइटर है वो सेम है विच इज़ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM। लिम्फोसाइट का अलग है विच इज़ लिम्फोइड स्टेम सेल। तो ये याद रखना है। तो प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल वो दो में डिवाइड हो सकता है, लिम्फोइड स्टेम सेल या फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM या फिर ब्लास्ट फॉर्मिंग यूनिट फॉर RBC। ये फिर माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा। माइलोब्लास्ट फिर अगेन दो में कन्वर्ट होगा, प्रोमाइलोसाइट एंड मोनोब्लास्ट। मोनोब्लास्ट फिर अगेन मोनोसाइट में होगा फॉर्म। प्रोमाइलोसाइट वो डिफरेंट माइलोसाइट में कन्वर्ट होगा। न्यूट्रोफिल का अलग, इओसिनोफिल, बेसोफिल का अलग और लास्ट में न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल फॉर्म होंगे। लिम्फोइड स्टेम सेल वो लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा और फिर लिम्फोसाइट। तो ये पूरा ल्यूकोपोइसिस। ओके, ल्यूकोपोइसिस। रेगुलेशन ऑफ ल्यूकोपोइसिस अगेन ये कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर G इज ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड GM ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ल्यूकोपोइसिस। अब थ्रोम्बोपोइसिस विच इज फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। जैसे ब्लड के लिए था एरिथ्रोपोइटिन वैसे यहाँ पे थ्रोम्बोपोइटिन जो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन प्लेटलेट प्रोडक्शन। एंड ड्रग फॉर्म ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन इज नोन एज एल्ट्रोम्बोपैग। अगेन इसमें स्टार्ट होगा प्लूरिपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, फिर GM-CSF थ्रोम्बोलिनिएज, मतलब इसमें थ्रोम्बो आ गया मतलब थ्रोम्बोसाइट फॉर प्लेटलेट्स। तो मेगाकैरियोसाइट में कन्वर्ट होगा और फिर ये प्लेटलेट्स में। उसके बाद देखते हैं ब्लड ग्रुप्स। तो ABO सिस्टम वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। ओके, ABO सिस्टम जिसमें दो ही एंटीजन आते हैं। एंटीजन्स इसे कहते हैं एग्लूटिनोजन, एंटीबॉडी उसे कहते हैं एग्लूटिनिन। तो तीन ब्लड ग्रुप होते हैं A, B एंड O। तो A ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें H एंटीजन प्रेजेंट होता है, A एंटीजन एंड नैग शुगर, नैग इज एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन। ओके, A ब्लड ग्रुप में H एंटीजन, A एंटीजन एंड नैग शुगर। B ब्लड ग्रुप में H एंटीजन, B एंटीजन एंड G शुगर विच इज गैलेक्टोस। और O ब्लड ग्रुप में ओनली H एंटीजन। ये H एंटीजन उसके ऊपर होता है A एंटीजन A ब्लड ग्रुप में। B ब्लड ग्रुप में H एंटीजन तो होता ही है तीनों में। अगर B ब्लड ग्रुप हुआ तो H एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होगा B एंटीजन, लेकिन अगर सिर्फ H एंटीजन हुआ देन इट इज O ब्लड ग्रुप। ओके, होपफुली समझ में आ गया। A में होता है नैग और B में होता है G विच इज गैलेक्टोजामाइन। ये एन एसिटाइल गैलेक्टोजामाइन और ये गैलेक्टोस। फिर बॉम्बे ब्लड ग्रुप, इसमें कोई एंटीजन होता ही नहीं, नो H एंटीजन, नो A और B एंटीजन। तो ये रखना है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अब एंटीजन एंड एंटीबॉडी अलग अलग ब्लड ग्रुप में कौन से होता है? तो A ग्रुप में A ग्रुप लेते हैं तो इसमें एंटीजन होगा वो A होगा और एंटीबॉडी ये इसका ऑपोजिट होगी, एंटी-B एंटीबॉडी होगी। ओके, A ब्लड ग्रुप में एंटीजन होगा वो A होगा और एंटीबॉडी होगी वो एंटी-B एंटीबॉडी। B में वैसे B एंटीजन और एंटी-A एंटीबॉडी। O में नो एंटीजन, नो A और B एंटीजन एंड बोथ एंटीबॉडीज, एंटी-A एंड एंटी-B एंटीबॉडीज। AB ग्रुप में बोथ A एंड B एंटीजन एंड नो एंटीबॉडीज। अब ये जो O ग्रुप होता है, O ग्रुप इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता तो ये किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। दे आर नोन एज यूनिवर्सल डोनर्स। ओके, O ब्लड ग्रुप दे आर यूनिवर्सल डोनर्स। वैसे ही AB ग्रुप उनमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती और दोनों एंटीजन होते तो वो कोई भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो दे आर नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। AB ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट, O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर। अब RH सिस्टम, RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, सॉरी RH पॉजिटिव, इसका मतलब D एंटीजन इज प्रेजेंट। ये RH सिस्टम में जो एंटीजन है वो है D। ओके, C, D, E इतने होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम देखते हैं वो D एंटीजन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो RH पॉजिटिव केस में D एंटीजन प्रेजेंट होगा, RH नेगेटिव केस में D एंटीजन एब्सेंट होगा। तो AB पॉजिटिव तो उसमें A एंटीजन होगा, B एंटीजन होगा और RH एंटीजन भी होगा।
ओ नेगेटिव, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगा, ए एंटीजन नहीं होगा, बी नहीं होगा एंड डी एंटीजन भी नहीं होगा। RH इनकम्पेटेबिलिटी, इसमें क्या होता है, RH नेगेटिव मदर होती है और RH पॉजिटिव फीटस होता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होता है, फीटल ब्लड जो होता है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर करता है और मदर जो होती है वो एंटीबॉडी फॉर्म करती है अगेंस्ट दिस RH एंटीजन। तो अब दूसरी प्रेगनेंसी जब होगी तब ये जो मैटरनल एंटीबॉडीज थी वो फीटल RBC को अटैक करेगी और इट विल कॉज हिमोलिसिस, इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। तो इसमें हिमोलिसिस होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन वो इंक्रीज हो जाएगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेगा एंड बेसल गैंग्लिया को अफेक्ट करेगा, इसे कहते हैं कर्निक टेरस। कर्निक टेरस मतलब जो बिलीरुबिन होता है वो ब्रेन में पहुंच जाता है बेसल गैंग्लिया में और फिर उसे अफेक्ट करता है, इसे कहते हैं कर्निक टेरस। तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, RH नेगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव फीटस। इसकी ट्रीटमेंट ये है कि RH एंटीबॉडीज दे देंगे हम पहले से ही टू द मदर, ताकि जो RH पॉजिटिव फीटस है, जो RH एंटीजन होता है फीटस में, उसको न्यूट्रलाइज कर दे। तो ये जो हम अलग से बाहर से एंटीबॉडी दे रहे हैं वो RH एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, तो इसकी वजह से मैटरनल एंटीबॉडीज वो फॉर्म नहीं होगी। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा ये RH इनकम्पैटिबिलिटी। फिर दो शॉर्ट सिस्टम है, कैल सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। अगर ये कैल सिस्टम एब्सेंट होगा कोई भी इंडिविजुअल में तो वो पर्सन विल बी ससेप्टेबल टू मैक्लोइड फिनोटाइप्स, और ऐसे केसेस में इन सच इंडिविजुअल्स एकेंथोसाइट्स दिखेंगे हमें RBC विथ स्पाइक्स, तो कुछ इस तरीके से होता है RBC विथ स्पाइक्स, ये एकेंथोसाइट्स दिखेंगे अगर ये कैल सिस्टम एब्सेंट हुआ। और दूसरा कार्डियक डिफेक्ट्स। फिर है P सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, इसमें ऑटो एंटीबॉडीज फॉर्म्ड अगेंस्ट द P सिस्टम एंड इट कैन कॉज पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिनूरिया, तो ये याद रखना है। और ये P सिस्टम इट ऑल्सो सर्व्स एज रिसेप्टर फॉर एंट्री ऑफ पार्वोवायरस B19 एंड E. coli, तो सिर्फ ये याद रखना है। बट मेन जो था वो ABO एंड RH सिस्टम। अब देखते हैं वास्कुलर इंजरी के बारे में। तो वास्कुलर इंजरी ये हमारी ब्लड वेसल है, इट इज़ लाइंड बाय एंडोथेलियम सेल। तो सपोज वास्कुलर इंजरी होगी तो ये एंडोथेलियम डैमेज होगा और यही ट्रिगर करेगा आगे के रिस्पॉन्स को। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है वो होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स वो होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, जिसमें ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती है टू लिमिट ब्लड लॉस। और ये कौन करवाता है, एंडोथेलिन एंड सेरोटोनिन। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स इज वेजो कंस्ट्रिक्शन डन बाय एंडोथेलिन एंड सेरोटोनिन। उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स जो सर्कुलेट कर रहे होता है, वो सपोज यहाँ पे इंजरी हुई है तो जो प्लेटलेट सर्कुलेट कर रहे होता है वो यहाँ पे आके थोड़े से प्लेटलेट पहले यहाँ पे आके चिपक जाते हैं, उसे कहते हैं प्लेटलेट एडिशन। तो वास्कुलर इंजरी, तो ये कोलेजन एक्सपोज हो गया, कोलेजन एंड वॉन विलिब्रियन फैक्टर होता है वो एक्सपोज हो गए, वो फिर प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेंगे टू द वेसल वॉल यूजिंग रिसेप्टर का नाम है GP1B9। तो ये याद रखना है GP1B9 रिसेप्टर पे ये प्लेटलेट आके अडिशन हो जाता है प्लेटलेट का। प्लेटलेट एडिशन के बाद प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, मतलब और जो प्लेटलेट्स आते हैं वो यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, उसे कहते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन। मोर प्लेटलेट्स अटैच टू देमसेल्फ यूजिंग, यहाँ पे जो रिसेप्टर है विच इज़ GP2B3A। ओके, GP2B3A ये रिसेप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट एडिशन वो होता है GP1B9 में, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है GP2B3A। फिर अल्टीमेटली ये प्लेटलेट यहाँ पे बहुत सारे एग्रीगेट हो जाते हैं, उससे फिर फॉर्म होता है प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग। ये फिर इनिशियली गैप को सील कर देता है और बाद में लेटर ऑन डेफिनेटिव क्लॉट फॉर्मेशन होता है। और ये प्रोसेस इट रिक्वायर्स क्लॉटिंग फैक्टर, ये हम बाद में देखते हैं। ये ओवरव्यू है कोएगुलेशन का, क्लॉट फॉर्मेशन का। प्लेटलेट एडिशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन, फिर प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग एंड डेफिनेटिव क्लॉट फॉर्मेशन। तो ये सारी लिस्ट है ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स, और उनकी डेफिशिएंसी होगी तो फिर क्या होगा वो भी है, तो ये आप सिंपली पढ़ सकते हो। प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर्स टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, और ये सारी जो इंपॉर्टेंट है वो एक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, उसकी डेफिशिएंसी हुआ तो हीमोफिलिया ए होगा। फिर एंटी हीमोफिलिक बी या क्रिसमस फैक्टर, उसकी डेफिशिएंसी हुआ तो हीमोफिलिया बी या फिर क्रिसमस डिसीज। फिर ऐसे ही एंटी हीमोफिलिक सी लीड्स टू PTA डेफिशिएंसी। तो ऐसे ही बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, उनकी डेफिशिएंसी होगी तो अलग अलग डिसीज हो सकती है। अब कोएगुलेशन पाथवे देखते हैं। तो प्राइमरी हीमोस्टैटिक प्लग वो तो फॉर्म हो गया, उसके बाद क्या होता है, कोएगुलेशन कास्केड स्टार्ट हो जाता है। इसमें वेसल वॉल इंटैक्ट होती है तो क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है वो भी इनएक्टिव स्टेट में रहता है। लेकिन अगर कोई भी अगर वास्कुलर इंजरी हुई तो फिर ये क्लॉटिंग फैक्टर वो एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और वो एक्टिवेट कैसे होता है, तो उसका पाथवे है, एक तो इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में वो तो लैब में ही होता है, व्हेन ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द टेस्ट ट्यूब या ग्लास, तो उसे इंट्रिंसिक पाथवे कहते हैं। नॉर्मली एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, जब हमें कोई इंजरी होती है तो एक्सट्रिंसिक पाथवे वो एक्टिवेट होता है, और फिर कॉमन पाथवे होता है जो दोनों के लिए कॉमन है। तो इंट्रिंसिक पाथवे देखते हैं पहले। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ, ये इंट्रिंसिक पाथवे और ये एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में सबसे पहले वास्कुलर इंजरी हुई है तो फैक्टर 12 एक्टिवेट होगा, 12 फिर 11 को एक्टिवेट करेगा, फिर वो 9 को, और वो फिर 8 को, और 8 फिर एक्टिवेट करेगा 10 को। तो ये इंट्रिंसिक पाथवे, फैक्टर 12, 11, 9 एंड 8, तो ये सीक्वेंस याद रखना है। फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे में पहले फैक्टर 3 एक्टिवेट होगा, फिर वो एक्टिवेट करेगा 7 को, 3 7 को, फिर 7 एक्टिवेट करेगा 10 को, फिर 10 से स्टार्ट हो जाता है हमारा कॉमन पाथवे। 10 एक्टिवेट हो गया, 10 एक्टिवेट करेगा फिर फैक्टर 5 को,
तो फैक्टर 10 एक्टिवेट करेगा फैक्टर 5 को। अब ये 10 और 5 जो होता है एक्टिवेटेड फैक्टर 10 एंड 5, वो फिर प्रोथ्रोम्बिन जो सर्कुलेट करता रहता है, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट होगा इनटू थ्रोम्बिन। ओके, फैक्टर 10 एंड 5 प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे। थ्रोम्बिन फिर क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिर फैक्टर 13 आएगा विच इज़ फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये फिर क्या करेगा, फाइब्रिन को स्टेबलाइज करेगा। तो ये फिर अल्टीमेटली डेफिनेटिव क्लॉट फॉर्म होगा। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। 12, 11, 9, 8 इंट्रिंसिक पाथवे, 3, 7 एक्सटेंसिव पाथवे, फिर कॉमन पाथवे 10 एंड 5। 10 एंड 5 क्या करेंगे, पहले प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेंगे। थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिर फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिर फैक्टर 13 आएगा, वो फिर ये फाइब्रिन को स्टेबलाइज करेगा। ये जो फाइब्रिन होता है वो मोनोफिलामेंट्स होता है। फैक्टर 13 आके मल्टीपल फिलामेंट्स फॉर्म करता है फाइब्रिन की, तो उससे फाइब्रिन स्टेबलाइज हो जाता है। तो अल्टीमेटली यही है हमारा डेफिनेटिव क्लॉट। अब देयर आर सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर विटामिन के डिपेंडेंट। तो 2, 7, 9, 10 प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस दे आर विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी या इसकी एक्शन को कोई इनहिबिट करेगा तो फिर क्लॉटिंग फैक्टर वो भी इनहिबिट हो जाएंगे और फिर कोएगुलेशन नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल है वारफेरिन। वारफेरिन क्या करता है, ये विटामिन के की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से क्लॉट फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है। तो वारफेरिन जो है वो एक एंटी कोएगुलेंट है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब देयर आर सर्टेन टेस्ट विच आर यूज्ड टू असेस कोएगुलेशन पाथवे। तो ये टेस्ट के नाम है पीटी, एपीटीटी, प्लेटलेट काउंट, बीटी एंड सीटी। तो क्या करके हम देखते हैं। अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है पीटी, इट इज यूज्ड टू असेस एक्सटेंसिक एंड कॉमन पाथवेज। ओके, पीटी इज यूज्ड टू असेस एक्सटेंसिक एंड कॉमन पाथवे। नॉर्मल ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 11 to 16 सेकंड। अगर प्रोलॉन्ग पीटी होगा तो फिर एक्सटेंसिक और कॉमन पाथवे के जो क्लॉटिंग फैक्टर थे वो अफेक्ट हो गए, तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स अफेक्ट हो गए पीटी में, प्रोलॉन्ग्ड पीटी में। कि पीटी यूज टू असेस एक्सटेंसिक एंड कॉमन पाथवे। फिर एपीटीटी वैसे ही, एपीटीटी यूज टू असेस इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे। उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है अराउंड 25 से 26 सेकंड। अगर एपीटीटी प्रोलॉन्ग हुआ तो फिर इंट्रिंसिक एंड कॉमन पाथवे के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स है वो उनमें डिफेक्ट होगा, तो इसलिए एपीटीटी वो प्रोलॉन्ग होगा। फिर प्लेटलेट काउंट अराउंड 1.5 to 4 लाख होता है। फिर बीटी इज ब्लीडिंग टाइम, सीटी इज क्लॉटिंग टाइम। ब्लीडिंग टाइम मतलब जब वास्कुलर इंजरी होगी तो कितने टाइम में ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप होती है, उसे कहते हैं बीटी, ब्लीडिंग टाइम। फिर क्लॉटिंग टाइम, कितने टाइम में क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है, उसे कहते हैं क्लॉटिंग टाइम। कि नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम इज 2 to 8 minutes एंड क्लॉटिंग टाइम नॉर्मल इट इज 3 to 6 minutes। अब कोएगुलेशन इज ऑलवेज बैलेंस्ड बाय एंटी कोएगुलेशन टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ओके, नॉर्मली तो हमें क्लॉट फॉर्मेशन नहीं चाहिए होगा बॉडी में, कोई इंजरी हुई वहाँ पे सिर्फ कोएगुलेशन चाहिए होगा। नॉर्मली एंटी कोएगुलेशन इज बैलेंस्ड बाय कोएगुलेशन। तो एंटी कोएगुलेशन पाथवे वो देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अब थ्रोम्बिन सर्कुलेट करता रहता है बॉडी में। अब ये थ्रोम्बिन को बाइंड करके रखता है ये थ्रोम्बोमोड्यूलिन। कि थ्रोम्बोमोड्यूलिन वो भी सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है, थ्रोम्बिन को बाइंड करके रखता है थ्रोम्बोमोड्यूलिन। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ ये फिर क्या करेगा, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस उनको एक्टिवेट करेगा, और प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस ये फैक्टर 5 and 8 को इनहिबिट करेंगे या इनएक्टिवेट करेंगे। तो प्रोटीन सी एंड एस जो है वो दे आर एंटी कोएगुलेंट। ओके, थ्रोम्बिन बाइंड करेगा थ्रोम्बोमोड्यूलिन के साथ, ये फिर एक्टिवेट करेंगे प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, ये फिर क्लॉटिंग फैक्टर 5 and 8 को इनएक्टिवेट करेंगे। तो ये पहला फंक्शन हो गया इन दोनों का। फिर दूसरा है ये टीपीए को एक्टिवेट करेंगे विच इज टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर उसको एक्टिवेट करेंगे, ये प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। प्लाज्मिन का दूसरा नाम है फाइब्रिनोलाइसिन, मतलब फाइब्रिन को ब्रेक करने वाला। तो ये प्लाज्मिन जो है ये फाइब्रिन को ब्रेक करेगा, तो क्लॉट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो फुली क्लियर हो गया। थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बोमोड्यूलिन प्रोटीन सी एन एस को एक्टिवेट करेगा, ये क्लॉटिंग फैक्टर को इनहिबिट करेंगे। फिर ये टीपीए को एक्टिवेट करेगा, टीपीए क्या करेगा, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा विच इज़ अ फाइब्रिनोलाइसिन। तो ये फिर फाइब्रिन को ब्रेक करेगा और क्लॉट को ब्रेक कर देगा। तो ये एंटी कोएगुलेशन पाथवे है। तो रेगुलेशन ऑफ एंटी कोएगुलेशन इट इज डन बाय प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर इनहिबिटर, अल्फा 2 एंटीप्लाज्मिन एंड थ्रोम्बिन एक्टिव TAFI, ये इसे भी याद रखना है बस। तो ये था पूरा वास्कुलर इंजरी के बारे में। ओके, अब देखेंगे हम रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर। अब सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट रेगुलेट्स कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वो होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज अ लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द ब्लड वेसल। ये उसकी डेफिनेशन। अब इस ये ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन वो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो सकता है, इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म रेगुलेशन। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन इट अकर्स विद इन सेकेंड, और इसमें 3 चीज़ें आती है, बेरो रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स एंड CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। इंटरमीडिएट मैकेनिज्म जो है इट एक्ट्स विद इन आवर्स, इसमें आता है कैपिलरी फ्लूइड मैकेनिज्म, स्ट्रेस रिलैक्सेशन एंड रास, रेनिन एंजियोटेंसिल अल्डोस्टेरोन। कैपिलरी फ्लूइड सिस्टम में क्या होता है, अगर बीपी अगर लो हो जाता है तो फिर इंटरस्टिशियल स्पेस से फ्लूइड होता है वो अंदर आता है इनटू द ब्लड वेसल, और वहाँ से फिर बीपी राइज होता है एंड वाइस वर्सा, ब्लड लूमन में से बाहर भी जाता है। तो ये कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट मैकेनिज्म। फिर स्ट्रेस रिलैक्सेशन, इसमें ड्यूरिंग स्ट्रेस वेजोडाइलेटेशन होता है रिजल्टिंग इन फॉल इन बीपी। फिर रास, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, तो ये इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। फिर लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म विच टेक्स डेज टू एक्ट, इट इज डन बाय किडनी बाय प्रेशर डायूरेसिस। सिर्फ इतना याद रखना। हम मेन देखेंगे ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, इसमें ये 3 चीज़ें आती है।
पहले देखते हैं बेरो रिफ्लेक्स। अब बेरो रिफ्लेक्स इट इज़ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एज, मतलब जब भी बीपी इंक्रीज होता है तब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट करता है और बीपी को कम कर देता है। तो इसके कंपोनेंट्स जो होता है रिफ्लेक्स आर के कंपोनेंट क्या होता है, एक तो रिसेप्टर होता है, सेंसरी एफरेंट होता है, सेंसरी एफरेंट होता है, सेंटर होता है, फिर आउटपुट होता है एंड आउटपुट यानी इफरेंट होता है और रिस्पॉन्स होता है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट। अब ये जो बेरो रिसेप्टर होता है वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, मेनली होता है कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च में। तो कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च में प्रेजेंट होता है ये बेरो रिसेप्टर। ये एक स्ट्रेच रिसेप्टर है, मतलब सपोज यहाँ पे बीपी इंक्रीज हुआ तो यहाँ पे बेरो रिसेप्टर है तो वो स्ट्रेच होंगे और वो उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बेरो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे, फिर कहाँ जाएंगे, एक तो इनकी जो सेंसरी है वो होती है क्रेनियल नर्व 9, ओके, इट इज़ इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व 9 विच इज़ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व वाया द हेरिंग नर्व। कैरोटिड साइनस वाले जो बेरो रिसेप्टर होते हैं दे आर इनर्वेटेड बाय 9 क्रेनियल नर्व विच इज़ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व वाया द हेरिंग नर्व। और जो एओर्टिक आर्च वाला जो बेरो रिसेप्टर होता है इट इज़ इनर्वेटेड बाय वेगस नर्व क्रेनियल नर्व 10 वाया द सियान नर्व। तो ये याद रखना है, कैरोटिड साइनस वाला बेरो रिसेप्टर इनर्वेटेड बाय 9th नर्व वाया हेरिंग्स नर्व, एओर्टिक आर्च वाला बाय वेगस नर्व वाया द सियान नर्व। तो ये सेंसरी कंपोनेंट हो गया, सेंसरी एफरेंट। तो उसके बाद क्रेनियल के यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, क्रेनियल 9 एंड 10 वो सेंस करेगी, यहाँ से सिग्नल जाएगा फिर, और वो सेंटर कहाँ पे होता है फॉर बेरो रिफ्लेक्स, इट लाइज इन द मेडुला। तो सेंटर जो होता है वो होता है मेडुला में। दूसरी एक और बात कि बेरो रिसेप्टर वो एक्टिवेट सिर्फ जब बीपी इंक्रीज होगा तभी एक्टिवेटेड होता है, ओके। बेरो रिसेप्टर आर एक्टिवेटेड ओनली बाय इंक्रीज इन बीपी, क्योंकि अगर लो बीपी होगा तो फिर ये एक्टिवेशन नहीं होगा, इसलिए इसे कहता है स्ट्रेच रिसेप्टर। जब बीपी इंक्रीज होता है तभी ये एक्टिवेट होता है। फिर यहाँ पे सेंसरी इनपुट कहाँ पे जाएगा, क्रेनियल 9 और 10 के थ्रू, यहाँ पे सेंटर में जाएगा विच इज़ द मेडुला, के सेंटर है वो है मेडुला। अब आउटपुट्स ऑफ मेडुला सिंपैथेटिक सिस्टम हो सकता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम वो क्या करेगा, बीपी को इंक्रीज करेगा, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वो बीपी को डिक्रीज करेगा, कि बीपी और हार्ट रेट दोनों को। अब जो मेडुला में सेंटर जो होता है ये बेरो रिसेप्टर का, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस। न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस के सेंटर इन द मेडुला इज नोन एज न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस। ये इसको शॉर्ट में एनटीएस फिर एक्टिवेट करता है कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेडुला के एनटीएल। सपोज ये सेंटर है न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस, ये फिर फर्दर एक्टिवेट करता है कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेडुला वाया द रिसेप्टर गाबा ग्लूटामेट के थ्रू ये एक्टिवेट करता है कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेडुला। अब ये फिर CVLM ये फिर इनहिबिट करता है इसको RVLM विच इज़ रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला। RVLM को इनहिबिट करता है विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसको इनहिबिट करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट हो गया तो फिर बीपी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, हार्ट रेट वो भी कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस होती है टू इनहिबिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये न्यूक्लियस टेक्टस और यहाँ से फिर दूसरे फाइबर्स निकलेंगे जो क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे न्यूक्लियस एम्बिगुअस को, न्यूक्लियस एम्बिगुअस। तो ये इतनी चीज़ें याद रखें, न्यूक्लियस एम्बिगुअस विच इज़ अ पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये एक्टिवेट होगा तो अगेन बीपी और हार्ट रेट वो कम हो जाएगा। तो होपफुली क्लियर हो गया होगा। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस। ये फिर ग्लूटामेट के थ्रू एक्टिवेट करेगा CVLM कॉर्डल वेंट्रोलेटरल मेडुला। ये फिर इनहिबिट करेगा रोस्ट्रल वेंट्रोलेटरल मेडुला विच इज़ अ पार्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम इनहिबिट हो गया तो बीपी कम होगा एंड हार्ट रेट वो भी कम होगा। प्लस ये न्यूक्लियस एम्बिगुअस विच इज़ द पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसको एक्टिवेट करेगा और ये भी फर्दर बीपी कम और हार्ट रेट उसको भी कम करेगा। अब क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ बेरो रिफ्लेक्स देखते हैं। तो उसमें जब कभी भी हम लाइन डाउन पोजीशन में और फिर इमीडिएटली स्टैंड अप करते हैं तो फिर देयर इज ट्रांजिएंट फॉल इन बीपी। कि उस ट्रांजिएंट फॉल इन बीपी होगा, इट विल कॉज इनहिबिशन ऑफ द बेरो रिसेप्टर। तो फिर सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा और नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर उनको इंक्रीज करेगा और बीपी फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो ये इनहिबिशन ऑफ द बेरो रिसेप्टर उसकी वजह से होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन के थ्रू ये बीपी और हार्ट रेट दोनों को इंक्रीज करेगा और बीपी हमारा वो नॉर्मल आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई भी पेशेंट में जिसमें सिंपैथेटिक अंडर एक्टिविटी हो तो उसमें बीपी नॉर्मल नहीं आएगा, तो इस केस को हम कहते हैं पोस्चरल हाइपोटेंशन। के विद सिंपैथेटिक अंडर एक्टिविटी कैनॉट मेंटेन देयर बीपी एंड रिजल्ट्स इन पोस्चरल हाइपोटेंशन। नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज हार्ट रेट एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन विच इंक्रीज बीपी एंड बीपी इज मेंटेन। अब बेरो रिसेप्टर कैरोटिड साइनस एंड एओर्टिक आर्च के अलावा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एट्रियम में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन वो थोड़े अलग टाइप के होता है। एट्रियल बेरो रिसेप्टर जो होता है दे आर लो प्रेशर रिसेप्टर, मतलब वो एक्टिवेट जब तब होंगे जब लो प्रेशर होगा, और जो कैरोटिड साइनस और एओर्टिक आर्च वाले वो हाई प्रेशर को सेंस कर रहे थे। ये टाइप ए एट्रियल बेरो रिसेप्टर होता है, टाइप बी एट्रियल बेरो रिसेप्टर। टाइप ए जो होता है दे आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, टाइप बी दे आर एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एट्रियल डायस्टोल। अब जो बेरो रिसेप्टर जो होते हैं रिफ्लेक्स, इट इज़ कंसिडर्ड एज फर्स्ट लाइन कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। कि फर्स्ट लाइन
में जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है या कंट्रोल करता है वो होता है ये बेरो रिसेप्टर। सेकंड नंबर पे आता है फिर कीमो रिसेप्टर या कीमो रिफ्लेक्स। तो 70 to 150 mmHg अगर बीपी रहा तब तक बेरो रिसेप्टर एक्ट करेगा, लेकिन अगर 70 से नीचे हो गया बिटवीन 40 to 70 तब कीमो रिसेप्टर एक्ट करेगा। कीमो रिफ्लेक्स इज कंसिडर्ड एज सेकंड लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर बीपी। तो ये ऑपरेट करता है एट द रेंज ऑफ 40 to 70 mmHg। अगेन कीमो रिसेप्टर वो डायरेक्ट इफेक्ट, इट हैज़ डायरेक्ट इफेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट ये पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है तो हार्ट रेट एंड बीपी डिक्रीजेस। इनडायरेक्ट इफेक्ट में ये सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करता है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड बीपी। अब अगर 40 से भी नीचे हो गया ब्लड प्रेशर तो फिर क्या होगा, रिड्यूस्ड परफ्यूजन प्रेशर, तो ब्लड फ्लो टू द ब्रेन वो भी कम होगा एंड ब्रेन विल अंडरगो इस्कीमिया। ऐसे केस में सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स वो एक्ट करता है। तो बिलो 40 सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स वो एक्ट करता है और वो बीपी मेंटेन करता है। वो क्या करता है, एक्टिवेट आरवीएलएम जो हमने देखा था, रोस्ट्रल वेंट्रोमेडियल मेडुला विच इज पार्ट ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको एक्टिवेट करता है और फिर बीपी इंक्रीज होता है। इट कैन इंक्रीज अप टू 250 mmHg विद इन द सेकेंड्स। तो ये बहुत ही इट इज़ द मोस्ट पावरफुल बीपी कंट्रोल मैकेनिज्म और ये सबसे लास्ट में ही होता है, फाइनल मेजर टू मेंटेन द बीपी। ओके, मोस्ट पावरफुल बीपी कंट्रोल मैकेनिज्म एंड फाइनल मेजर टू मेंटेन द बीपी। तो ये भी याद रखना है, सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। तो बेरो रिफ्लेक्स बिटवीन 70 to 150, कीमो रिफ्लेक्स 40 to 70 एंड सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स लेस देन 40 mmHg। अब अदर कार्डियक रिफ्लेक्सेस पहला है दो टाइप के, ब्रेडीकार्डियक रिफ्लेक्स एंड टैकीकार्डियक रिफ्लेक्स। ब्रेडीकार्डियक में पहला है बेजोल्ड जेरिस्क रिफ्लेक्स। इसमें हमें प्रोफाउंड हाइपोटेंशन एंड ब्रेडीकार्डिया सीन इन पेशेंट विथ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो ये याद रखना है, एमआई के पेशेंट में हमें प्रोफाउंड हाइपोटेंशन प्लस ब्रेडीकार्डिया देखने को मिलता है एमआई के पेशेंट में, क्योंकि जो भी टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग एमआई तो वो जो इन्फेक्टेड टिश्यू होता है वो सेरोटोनिन रिलीज करता है और वो फिर ब्रेडीकार्डियक रिफ्लेक्स कॉज करता है। तो ये याद रखना है, बेजोल्ड जेरिस्क रिफ्लेक्स। अब कुशिंग रिफ्लेक्स, कुशिंग रिफ्लेक्स इज सीन इन हेड इंजरी पेशेंट के हेड इंजरी पेशेंट में देखने को मिलता है। हेड इंजरी पेशेंट में क्या होता है, इंट्राक्रेनियल टेंशन जो होती है वो इंक्रीज होती है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर वो इंक्रीज होता है। इट कंप्रेसेस सीएनएस वेसल, उसकी वजह से हाइपोक्सिया होगा एंड हाइपोक्सिया विल स्टिमुलेट वेजोमोटर सेंटर। वेजोमोटर सेंटर एक्टिवेट होगा, इट विल एक्टिवेट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसकी वजह से एक ट्रायड देखने को मिलता है जिसे कहते हैं कुशिंग ट्रायड। तो एक तो हाइपरटेंशन हमें मिलेगा कि ब्लड प्रेशर वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से ही रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया होगा। ओके, हाइपरटेंशन हो गया उसकी वजह से रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया होगा प्लस इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये कशिंग ट्रायड है, हाई बीपी, लो हार्ट रेट या रिफ्लेक्स ब्रेडीकार्डिया एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन। तो ये कशिंग ट्रायड सीन इन हेड इंजरी पेशेंट जिसमें इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन होता है और स्टिमुलेट कौन करता है, हाइपोक्सिया। और ये कशिंग ट्रायड याद रखना। तो ये था कशिंग रिफ्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद टैकीकार्डिक रिफ्लेक्स विच इज बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। ओके, बेन ब्रिज रिफ्लेक्स, इसमें याद रखना है इंक्रीज एट्रियल प्रेशर, इट कॉजेज इंक्रीज इन हार्ट रेट। अब जो हमने पहले बताया था एट्रिया में भी बेरो रिसेप्टर होता है, तो एट्रियल बेरो रिसेप्टर वो एक्टिवेट होंगे। ओके, सपोज ये, और ये कौन से पेशेंट में देखने को मिलता है, पेशेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इडिमा या फ्लूइड ओवरलोड, ये ऐसे पेशेंट में बेन ब्रिज रिफ्लेक्स दिखता है हमें। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, इडिमा, फ्लूइड ओवरलोड, इसमें क्या होगा, बेरो रिसेप्टर, एट्रियल बेरो रिसेप्टर वो स्ट्रेच होंगे, वेगस नर्व पे एक्ट करेंगे और फिर वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसको एक्टिवेट करेंगे। इट विल कॉज इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो यही है कंजेस्टिव कार्डियक, मतलब इन शॉर्ट जिसमें भी फ्लूइड इंक्रीज होता है उसमें हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। एट्रियल रिसेप्टर एट्रियल प्रेशर इंक्रीज हुआ तो हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। तो यही है बेन ब्रिज रिफ्लेक्स। उसके बाद लास्ट में केमिकल कंट्रोल ऑफ बीपी। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो इंक्रीज इन बीपी एंड डिक्रीज इन ब्लड फ्लो। वेजो डायलेशन तो डिक्रीज इन बीपी एंड इंक्रीज इन ब्लड फ्लो, ये याद रखना है। केमिकल कंट्रोल ऑफ बीपी ये इट इज़ डन बाय सर्टेन वेजो कंस्ट्रिक्टर एंड सर्टेन वेजो डायलेटर। तो ये वेजो कंस्ट्रिक्टर, यूरोटेंसिन विच इज़ मोस्ट पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर, फिर यूरोटेंसिन, एंडोथिलिन, वेजोप्रेसिन एंड एंजियोटेंसिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। तो दिस आर द वेजो कंस्ट्रिक्टर, ये बीपी को इंक्रीज करेंगे। एंडोथिलिन इज फाउंड इन एंडोथेलियल सेल विच इज एन इंपॉर्टेंट वेजोकंस्ट्रिक्शन एंड इज फाउंड इन लंग्स। ओके, एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लंग। तो एंडोथिलिन जब रिलीज होगा तब बीपी जो है वो इंक्रीज होगा एंड इट कैन कॉज पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं ईटी रिसेप्टर ब्लॉकर। एग्जाम्पल इज बोजेंटेन। ईटी रिसेप्टर ब्लॉकर, एंडोथिलिन रिसेप्टर ब्लॉकर देते हैं। वो क्या करता है, वेजो डायलेशन करवाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इनिबिट करता है। तो ये एंडोथिलिन कहानी। फिर वेजोप्रेसिन, ये नाम में ही है वेजोप्रेसिन, मतलब ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट करेगा। इट इज़ यूज्ड इन पेशेंट विद ईसोफेजियल वराइसिस एंड एग्जाम्पल इज टर्लीप्रेसिन। ओके, टर्लीप्रेसिन विच इज़ अ वेजोप्रेसिन एनालॉग।
ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है इन इसोफेजियल वेराइसिस। फिर एंजियोटेंसिन 2, ये भी एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है दैट एक्ट्स इन द रास सिस्टम टू इंक्रीज द बीपी। फिर वेजोडाइलेटर्स, तो वेजोडाइलेटर्स वो बीपी कम करेंगे एंड दे आर यूज्ड फॉर हाइपरटेंशन। तो पहला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड। कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था यूरोटेंसिन। वेजोडाइलेटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हुआ ये CGRP, कैल्सिटोनिन जी रिलेटेड पेप्टाइड। फिर दूसरे वेजोडाइलेटर वो नाइट्रिक ऑक्साइड, नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड लाइक ANP, BNP, CNP एंड काइनिन्स लाइक ब्रेडिकाइनिन। तो ये दिस ऑल एजेंट्स कॉज वेजोडाइलेशन। उसमें से जो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इट यूजेस अ सेकेंडरी मैसेंजर साइक्लिक GMP, तो ये भी याद रखना है। तो ये था पूरा रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। हमने देखा बेरो रिफ्लेक्स, कीमो रिफ्लेक्स एंड CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, दे शॉर्ट टर्म मेंटेन करता है बीपी को।